वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है शहजाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शहजाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड 4 large subsidiaries. These subsidiaries manufacture products which are of different lines from those of parent company. The parent company manufactures plastics and related products, whereas the subsidiary manufactured the following. तो subsidiary 1 textile, car product, fashion garments, furniture items सब different है. Location कराची, लाहौर, पेशावर and मुल्तान. The directors have purchased these subsidiaries in order to diversify their product base but do not have any knowledge of the information required in the financial statement regarding these subsidiaries other than the statutory requirement. तो जो पेरेंट कंपनी है उसकी लोकेशन जो है नहीं बताई। डेटा जिस तरह का दिया हुआ है उससे एक बात तो ये पता चल रही है कि सेगमेंट प्रोडक्ट की बेसिस पर भी क्रिएट किए जा सकते हैं और लोकेशन की बेस पर भी किए जा सकते हैं। लेकिन लोकेशन जो हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के ही तमाम सिटीज़ की हैं, तो जो जोग्राफिकल बेसिस पर सेगमेंट एक दूसरे से उनकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डिफरेंट हो, ये रेलिवेंट नहीं है। प्रोडक्ट और सर्विस की बेस पर उनकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डिफरेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं और इसी बेसिस पर ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। और इसमें जो रिक्वायरमेंट हैं उसमें पहली रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर द पर्पस ऑफ सेगमेंटल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा है कि एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर द क्राइटेरिया विच शुड बी यूज टू आइडेंटिफाई द सेपरेट रिपोर्टेबल सेगमेंट, और हमें इलस्ट्रेट भी करना है उसको। क्रिटिकली इवेल्यूएट IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट सेटिंग आउट एनी प्रॉब्लम्स विद द स्टैंडर्ड। तो ये 3 एरियाज हमने कवर करने हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट एरिया को देखते हैं कि एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर्स द पर्पस ऑफ सेगमेंटल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो पार्ट ए के आंसर में हम पर्पसेस को मेंशन करेंगे सेगमेंटल इंफॉर्मेशन के। To provide users of financial statement with sufficient details for them to be able to appreciate the different rates of profitability, different opportunities of growth, different degree of risk that apply to an entity's classes of business and various geographical location. तो जो सेगमेंटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, यूजर्स अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हर जो डिफरेंट बिजनेस सेक्टर है, जो हर डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट है, उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसमें रिस्क कैसा है, उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। तो ये अलग अलग समझ में तभी आएगा जब आप जोग्राफिकल बेसिस पर या प्रोडक्ट बेसिस पर सेगमेंट्स बनाकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। टू अप्रिशिएट मोर थॉरोली द रिजल्ट and financial position of the entity by permitting a better understanding of the entity's past performance and thus a better assessment of future prospect. तो बाजूकत ऐसा होता है कि एक सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, दूसरा सेगमेंट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो बिजनेस की बारे में ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे ये पता चलता है कि बिजनेस के कौन से एरियाज़ हैं जो फ्यूचर में जिन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनसे हो सकता है कि एंटिटीज में भी सोचे कि डिसकंटिन्यू कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा। तो ये बेसिक पर्पज़ है जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का होता है और यही बेनिफिट है जिसकी वजह से हम IFRS 8 को अप्लाई करते हैं। सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर द क्राइटेरिया विच शुड बी यूज टू आइडेंटिफाई द सेपरेट रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। तो IFRS 8 में ये क्राइटेरिया मेंशन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो IFRS 8 defines an operating segment as a component of an entity जो रेवेन्यू अर्न कर सकता हो और जिसमें एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, चाहे वो इंटर सेगमेंट रेवेन्यू ही क्यों ना हो। उसके बाद जिसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स रेगुलरली रिव्यूड होते हैं बाय एंटिटीज चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, ताकि वो रिसोर्सेज की एलोकेशन और परफॉर्मेंस की असेसमेंट कर सकें, और जिसके लिए डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो ताकि खामा एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगे उस इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट, हर सेगमेंट जो ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है वो तो पहला क्राइटेरिया हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल होने का मतलब है कि फिर उसके डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होंगे। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सेपरेट रिपोर्टेबल सेगमेंट जो क्राइटेरिया है उसमें तो ये है कि एक तो रेवेन्यू को देखते हैं। रेवेन्यू से मुराद ये है कि एक्सटर्नल और इंटर सेगमेंट दोनों, यानी कंबाइंड रेवेन्यू 10% और मोर हो कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ द होल एंटिटी। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स अगर देखते हैं, एसेट ऑफ सेगमेंट इन शहजाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है हमारी कंपनी 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एसेट हो तमाम सेगमेंट्स का मिला के, और रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस भी 10% और मोर हो किसका, ग्रेटर अमाउंट का, उन सेगमेंट्स का जिन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया लेकिन लॉस रिपोर्ट नहीं किया, और फिर उन अमाउंट का जिसमें लॉस आया लेकिन जो है
उनके सिर्फ लॉसेज ही हैं और उनमें प्रॉफिट नहीं है। तो यानी आपने उन सेगमेंट्स को अलग कर लेना है जिन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया और उन सेगमेंट्स को अलग कर लेना है जिन्होंने लॉस रिपोर्ट किया, और फिर दोनों जो अलग अलग आप कैलकुलेशन करेंगे, जो ग्रेटर अमाउंट होगी उसका 10% और मोर अमाउंट वाला सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट कंसीडर होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं, कंबाइंड रेवेन्यू की बेस पर देखा जाता है, एसेट्स की बेसिस पर देखा जाता है, और प्रॉफिट और लॉस में से जो ग्रेटर अमाउंट हो उस पर देखा जाता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जी क्रिटिकली इवेल्युएट करना है IFRS 8 को, और इस स्टैंडर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हमने डिस्कस करना है। सो इसकी तरफ चलते हैं। सो पार्ट सी है कि IFRS 8 lays down some very broad and inclusive criteria for reporting segment। जो प्रीवियस स्टैंडर्ड था इस पर, वो दैट वाज IAS 14 जिसका टाइटल सेगमेंट रिपोर्टिंग था, तो उसमें बकायदा डिफाइन किया हुआ था कि जो है किस तरीके से क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं, किस किस तरीके से इंफॉर्मेशन डेवलप करनी है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह था कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती थी, कंपेरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी अचीव होती थी। अब यहाँ पर यह है कि बड़ा ब्रॉड क्राइटेरिया, हर एंटिटी अपनी मर्जी से, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर हर एंटिटी का अलग तरीके से रिव्यू कर रहा है, अलग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चल रहा है, और उसी हिसाब से आपने डिटेल्स दे देनी है। So unlike earlier attempt to define segment in more quantitative terms, segments are defined largely in terms के जी मैनेजमेंट कैसे देखती है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर उसको कैसे देखता है, इंफॉर्मेशन किसकी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है ये एक लिहाज से तो बड़ा अच्छा है और पावरफुल मेथड है कि जिस तरीके से मैनेजमेंट अपने बिजनेस के डिफरेंट सेगमेंट्स को देखती है, वही पॉइंट ऑफ व्यू हम यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बाज़ औक़ात जो मैनेजमेंट है वो इसको मिस यूज़ कर सकती है, इसको मैनिपुलेट कर सकती है। तो समटाइम दे मे अटेम्प्ट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट दे प्रोड्यूस। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि बाज़ औक़ात स्टिल प्रॉब्लम कि कौन से सेगमेंट्स को रिपोर्ट करना है, क्योंकि मैनेजमेंट बाज़ औक़ात कोशिश करेगी कि ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं करना चाहते, और उसके लिए वो सेगमेंट के रिजल्ट्स को तो थोड़ा सा अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि खासतौर पे इंटर सेगमेंट ट्रांसफ़र जो हैं उनकी वैल्यू को। फिर एग्जैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जिस तरह से हैं, डाटा मैनेजमेंट है विद इन बिजनेस, ये आसान हो जाता है इससे कि रिपोर्ट्स बन जाएं, और एडहॉक बेसिस पर भी अगर आपको जैसे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मिल जाए। तो ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना काफ़ी आसान है IFRS 8 के हिसाब से, और जो अगर आप एक सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर क्यूरीज को यूज़ करते हुए ये रिपोर्ट्स डेवलप की जा सकती हैं। अब इशू ये है कि ऐसे एनालिसिस जब रूटीन बन जाते हैं और वो अंडर IFRS 8 रिपोर्टेबल रहते हैं, तो वो फिर उन्हें चेक करना या ऑडिट करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रीज़न ये है कि काफ़ी रूटीन में प्रोसेस हो रहा है, तो एक तो वॉल्यूम उसका बल्क होगा, दूसरी बात ये है कि रूटीन प्रोसेस के अंदर मैनेजमेंट की जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग स्किल होती है वो फिर यहाँ पर छुप जाती है। अब फिर मेजरमेंट के भी इश्यूज हैं, खास तौर पे सेगमेंट अगर एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, जो जिस वैल्यू पे ट्रांसफ़र होती है, जिस वैल्यू पर सेगमेंट्स की आपस में सेल होती है, वो प्राइसिंग पॉलिसी जो है एंटिटी की अपनी होती है, तो एंटिटी की मैनेजमेंट उसको मैनिपुलेट भी कर सकती है। और फिर इसके ऊपर बहुत कम गाइडेंस IFRS से डिस्कस करता है कि आपने कौन सी मेजरमेंट लेनी है। मोस्टली जगह पर यही है कि वही प्राइसिंग पॉलिसी आप लेंगे जो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर के एनालिसिस के अंदर यूज़ होती है। फिर डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हर एंटिटी अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना रही है, तो कंपेरेबिलिटी काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। तो अगर आप दो डिफरेंट एंटिटीज़ को कंपेयर करना चाहेंगे तो उतना बेहतर कंपेयर नहीं कर सकेंगे, इनकन्सिस्टेंसी होगी, इनकम्पैटिबल सेगमेंटल रिपोर्ट्स होंगी। इवन वो कंपनी जो सेम इंडस्ट्रीज़ में भी हैं। अगर इसकी मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, तो आप कोका कोला और पेप्सी कंपनी को भी जो है कंपेयर नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि लेट्स से कि कोका कोला जो है वो ज्योग्राफिकल बेसिस पर रिपोर्ट कर रही हो, और अगर पेप्सी कंपनी जो है ना प्रोडक्ट बेसिस पर रिपोर्ट कर रही है, तो कंपैरिजन आपका नहीं बनेगा। और ये तो खैर बहुत ब्रॉड किया, दोनों इवन ज्योग्राफिकल रीजन की बेस पर भी कर रही हूँ, तो दोनों की ट्रांसफर प्राइसिंग्स क्या हैं, दोनों का जो वे ऑफ डिफाइनिंग द सेगमेंट है वो क्या है। मे बी फॉर एग्जांपल जो है ना कोका कोला जो है पूरे साउथ एंड सेंट्रल एशिया को एक सेगमेंट के तौर पे कंसीडर करे, और पेप्सी कोला जो है वो इनको दो डिफरेंट सेगमेंट के तौर पे कंसीडर करे। तो पेप्सी की ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास कोका कोला की अवेलेबल नहीं है। सो इवन सेम इंडस्ट्री की कंपनीज की भी सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन कंपनी टू कंपनी अक्सर फुली कंपेरेबल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हर एंटिटी अपने इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये डिस्क्लोजर दे रही है। तो ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन थी ऑफ IFRS 8। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।